गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटी का मेनली ये क्वेश्चन है और वो काफी न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा आते रहता है, आर्टिकल्स में भी आते रहता है और मेजोरिटी लोगों को इसके बारे में ज्यादातर पता नहीं है। तो हम एक से ऐसे कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट पे हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से ये रिलीज हो रहा है। मैं वरुण, जो भिवानी पब्लिक स्कूल में पॉलिटिकल साइंस का आर्ट्स फैकल्टी का टीचर हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन हमने इस बार एनुअल एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन डाला था और इसी के ऊपर ये वीडियो है कि व्हाट क्वेश्चन हमने पूछा था कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द स्पेशल स्टेटस। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द स्पेशल स्टेटस? क्राइटेरिया फॉर स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट या स्पेशल कैटेगरी स्टेट का व्हाट आर द क्राइटेरिया? क्या क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट का? एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है स्पेशल कैटेगरी स्टेट और एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है व्हाट आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ आर्टिकल के थ्रू मेंशन है। वो स्टेट जो है उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा गया, जैसे आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया गया था। बट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बट देयर आर सम फिनेंशियल प्रोविजन ऑन विच वी आर सेइंग दैट these state are considered to be special category state। ये फिनेंशियल प्रोविजंस है। अब उसको क्या क्राइटेरिया, कौन से स्टेट को स्पेशल कैटेगरी दिया जाएगा और उसका क्या बेनिफिट है, क्यों स्टेट डिमांड करता है कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट, हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमारे स्टेट को स्पेशल स्टेटस दीजिए, ऐसा क्यों? तो अगर आप देखें तो ये काफी रिलेवेंट थिंग्स है। तो इसके लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया, अगर वो क्राइटेरिया को आप मैच करते हो, 5 क्राइटेरिया है, इन 5 क्राइटेरिया इफ यू आर मैचिंग, इफ एनी स्टेट इज मैचिंग 5 क्राइटेरिया अगर मैच कर रहा है, उनमें से अगर 3 क्राइटेरिया भी मैच कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट फील करता है यस इस स्टेट को हमें स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, तो फिर उसको स्पेशल स्टेटस दे सकता है फॉर द फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया उस स्टेट के लिए क्या है कि उस स्टेट का बाउंड्री जो है वो फॉरेन कंट्री से, फॉरेन नेशन से उसका बाउंड्री शेयर होना चाहिए। फॉरेन नेशन से उसका बाउंड्री जो है वो शेयर होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया यही है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि उस कंट्री का जो बाउंड्री है, सॉरी उस स्टेट का जो बाउंड्री है वो किसी फॉरेन कंट्री से शेयर होना चाहिए। अगर आप इंडिया में देखें तो आपका वेस्टर्न साइड में आपका पाकिस्तान है, आपका ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है, म्यांमार है, आपका या तिब्बत और चाइना है। तिब्बत इज द बफर स्टेट ऑफ चाइना एंड चाइना। आपके साउथ में श्रीलंका है और आपके जम्मू कश्मीर में अगर पीओके को कंसीडर करें कि यस पीओके, हम तो कंसीडर करते हैं कि पीओके जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे काराकोरम के पास आपका अफगानिस्तान के साथ में लिटिल बिट बॉर्डर शेयर होता है। तो ये आपका फॉरेन नेशन है, जो आपका पड़ोसी मुल्क है, नेबर कंट्री है, उसमें जो फॉरेन स्टेट है उसके साथ उसका बाउंड्री शेयर होना चाहिए अगर वो स्टेट है। तो अगर आप देखें तो उसमें से कौन कौन से स्टेट है जिसका फॉरेन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर होता है? आपका गुजरात है, आपका राजस्थान है, आपका पंजाब है, आपका जम्मू एंड कश्मीर है, आपका हिमाचल प्रदेश है, आपका उत्तराखंड है, आपका असम है, और नॉर्थ ईस्टर्न की जितने भी स्टेट है उसका करीबन करीबन सारे नॉर्थ ईस्टर्न की जो 7 स्टेट है वो सातों स्टेट का बाउंड्री जो है किसी न किसी फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करता है। इसके बाद नीचे को हम नहीं कह सकते, बिहार और उत्तर प्रदेश को हम फॉरेन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर शेयरिंग बॉर्डर विद द नेपाल एंड नेपाल इज नॉट कंसिडर्ड ए फॉरेन स्टेट, दैट इज ए बफर स्टेट। वो एक बफर स्टेट है जो आपका चाइना और इंडिया के बीच में सैंडविच है, तो वो उसको हम बफर स्टेट कहते हैं, उसको फॉरेन स्टेट हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे भूटान है, भूटान को भी हम फॉरेन स्टेट नहीं कंसीडर करते बिकॉज दैट इज द, हम हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम एक बफर स्टेट के रूप में रखते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने उसको बफर स्टेट के रूप में रखा है, तो वो हमारा बफर स्टेट है। तो ये कैटेगरी है बिकॉज अगर आप देखें तो उसका जो फॉरेन अफेयर है उसको हम ज्यादातर डिसाइड करते हैं। इंडिया इज मोर डिसाइडिंग द फॉरेन अफेयर ऑफ भूटान, बट भूटान इज ए सॉवरेन कंट्री। ऐसा नहीं है कि वो एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, दैट इज ए फुल्ली सॉवरेन कंट्री, बट उसके इंटरनल मैटर को तो हम नहीं करते, बट उसकी फॉरेन अफेयर और उसकी कम्युनिकेशन को हम ज्यादातर हम देखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वो स्टेट होना चाहिए जिसका फॉरेन कंट्री के साथ उसका बॉर्डर शेयर होना चाहिए, फॉरेन नेशन के साथ उसका बॉर्डर शेयर होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया है कि वहां का जो ट्रेन होना चाहिए, हिली ट्रेन एंड डिफिकल्ट
डिफिकल्ट ट्रेन होना चाहिए, एक हिली एरिया होना चाहिए और दूसरा डिफिकल्ट ट्रेन होना चाहिए। हिली एरिया मतलब वो हिल हो या वहां पहुंचने में बहुत कठिनाई हो, मतलब डिफिकल्ट ट्रेन हो, वहां पर जो कनेक्टिविटी हो वो इतना इजी नहीं हो, तो कनेक्टिविटी बहुत हार्ड हो। तो अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट है, इसमें जितने भी स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न, उसका जो हिली एरिया भी है, पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है, और दूसरा है कि वहां डिफिकल्ट ट्रेन है, वहां जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना इज मोर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सेकंड क्राइटेरिया वो है। और अगर आप उत्तराखंड को देखें, हिमाचल को देखें, JNK को देखें, दैट इज स्टेट ऑल्सो डिफिकल्ट ट्रेन है। तीसरा देखें तो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी लो का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार को देखें तो बिहार अगर वर्ल्ड इंडिया का सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसी स्टेट का है तो दैट इज बिहार। पहले बंगाल था, 2021 का जो सेंसस हुआ 2011 में ही रिप्लेस कर दिया गया है, तो बिहार हो गया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट। बट वहीं अरुणाचल प्रदेश को देखे तो दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस, आई थिंक 13 के आसपास पॉपुलेशन डेंसिटी है, 13 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम होना चाहिए। चौथा है कि वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड, वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर होना चाहिए। ठीक है। और पांचवा जो है कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो एबंडेंट मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेस भी होना चाहिए। मतलब 5 क्राइटेरिया अगर किसी स्टेट को आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डालते हैं, स्पेशल स्टेटस अगर उसको डालते हैं, तो पहला है कि उस कंट्री, उस स्टेट का बॉर्डर जो है किसी फॉरेन कंट्री के साथ शेयर होना चाहिए। इट मीन लॉ एंड, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम माइट भी हो सकता है, या दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट कर से। फॉरेन कंट्री के साथ बॉर्डर है तो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम फेस करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, आपका पंजाब एंड JNK, मैक्सिमम जो इंसर्जेंसी का जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो JNK कर रहा है। दूसरा है कि हिली एरिया या डिफिकल्ट ट्रेन होना चाहिए, मतलब या तो वहां पर वो एरिया हो, हिल हो, या डिफिकल्ट, वहां काफी डिफिकल्ट ट्रेन हो, वहां जाना बहुत मुश्किल हो। तीसरा है कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए, ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं हो, कम पॉपुलेशन डेंसिटी हो, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग रहे। चौथा जो है इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, उस स्टेट का जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं हो, मतलब पर कैपिटल इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब उस स्टेट का स्टेट जीडीपी जो है, स्टेट जीडीपी कम हो, या पर कैपिटा इनकम जो है वो भी लेस हो। पर कैपिटा इनकम जो ही स्टेट जीडीपी कम होगा तो पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और चौथा है कि नेचुरल रिसोर्सेस है, लेक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, या नेचुरल रिसोर्सेस है जिसका यूटिलाइजेशन वो स्टेट नहीं कर पा रहा है, तो उस शर्त में उस स्टेट को एज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट देखा जाएगा। बट क्या इस स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन, हु विल डिसाइड कि द स्टेट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट स्टेट इज स्पेशल कैटेगरी और नॉट। सेकंड अगर इसको देखें तो इंडिया में देखें तो इसमें मैंने देखा लोड हिली ट्रेन, लो डेंसिटी, लोकेशन अलोंग विद द बॉर्डर, और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस होना चाहिए, ये सारा चीज है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिलता है तो इसमें मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं। अगर इस फोटो को अगर आप देखें तो इस फोटो से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हियर देयर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार, and this one is honorable prime minister नरेंद्र मोदी। जब नीतीश कुमार एनडीए से अलायंस टूटता है तो ऑलवेज डिमांडिंग कि हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, और 2005 से ही वो ऑलवेज डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल स्टेटस मिले। व्हेन उनका अलायंस एनडीए से टूटा था, जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ उनका अलायंसेस हुआ था, उस समय भी वो ऑलवेज डिमांडिंग फॉर द स्पेशल स्टेटस। अब क्वेश्चन राइजेस होता है, ऐसे करके अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने भी स्पेशल स्टेटस की मांग की, तो ऐसा क्या रीजन है कि जो बहुत सारे स्टेट है वो स्पेशल स्टेटस का डिमांड कर रहा है, मतलब व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर द स्पेशल स्टेटस, और जिनको स्पेशल स्टेटस मिला है उसको उससे क्या फायदा है? क्वेश्चन ये भी था कि स्पेशल क्राइटेरिया क्या है, और अगर किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिलता है उसका फायदा क्या, व्हाट्स द बेनिफिट्स। अब बेनिफिट अगर देखें उसका, तो बेनिफिट क्या है कि देयर इज टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, वन इज सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, अनदर इज सेंटर सेक्टर स्कीम। अब ये दोनों स्कीम का मतलब समझना है, मतलब फॉर एग्जांपल लोगों के वेलफेयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दो स्कीम निकालता है, एक है सेंटर सेक्टर स्कीम
और एक है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट के लिए स्कीम निकालते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए। स्कीम क्यों आता है? वेलफेयर फॉर द सिटीजन, वेलफेयर पॉलिसीज के लिए, ठीक है। स्टेट और सेंटर के वेलफेयर के लिए इस तरह का स्कीम आता है। अब सेंटर ने स्कीम निकाला है, तो सेंटर में दो तरह का स्कीम होता है, एक सेंटर सेक्टर स्कीम होता है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होता है। अब जो सेंटर सेक्टर स्कीम है उसमें क्या है कि जितने फंड है उस सेंटर, वो जो स्कीम है उस फंड को इंटायर करने का जितना भी फंड है वो 100% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंड जो है वो पे करेगा। मतलब इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी इज द स्टेट गवर्नमेंट, बट जो फंड उसका जो उस स्कीम का जो एक्सपेंडिचर है, इंप्लीमेंट करने का जो एक्सपेंडिचर है, वो पूरा फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा। स्टेट को 1 रुपया भी नहीं लगाना, स्टेट को सिर्फ अपने राज्य में इंप्लीमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पीएम किसान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेंडिंग 2000 टू द बेनिफिशियरीज, फार्मर के को भेजता है। उसमें क्या है कि वो स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 75,000 करोड़ का उसका बजट है, और वो जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे राज्य के बेनिफिशियरी के खाते में भेजता है। वो दैट इज द स्कीम ऑफ सेंटर सेक्टर स्कीम। मतलब उसमें जितना फंड, जितना पैसा लगाना है उसमें पूरा पैसा केंद्र सरकार लगाएगा, राज्य को लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो सेंटर सेक्टर स्कीम है उसमें पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार को लगाना है, यूनियन गवर्नमेंट को लगाना है, राज्य को नहीं लगाना है। अब दिक्कत कहां पे आता है? वन स्कीम इज कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अब सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम क्या है कि वो स्कीम जो सेंटर और स्टेट दोनों के फंडिंग से चलता है। तो सेंटर भी फंड करता है, नरेंद्र भाई मोदी भी फंड करेंगे, और बिहार में है तो चीफ मिनिस्टर, इस फोटो नरेंद्र भाई मोदी भी फंड देंगे और नीतीश कुमार भी फंड देंगे। हरियाणा में नरेंद्र मोदी भी देंगे और खट्टर साहब भी लगाएंगे पैसा। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसमें क्या है कि केंद्र को भी पैसा लगाना है, राज्य को भी लगाना है, बट उसका रेशियो है। कुछ स्कीम में वो 60:40 और कुछ स्कीम में 70:30 का रेशियो है। या तो 60:40 का रेशियो है, 60:40, या दूसरा है कि 70:30 का रेशियो है। ये कौन से स्कीम में है? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। इसमें यह है कि 60:40 का रेशियो है या 70:30 का रेशियो है। ठीक है, यही रेशियो है आपको फंड को एलोकेट करने का, जो रेशियो है वो ये है। बट मतलब फॉर एग्जांपल उस स्कीम का नाम मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, बट एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इस स्कीम में क्या है कि सेंटर आपको 60% पैसा देगा और 40% पैसा राज्य स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा। 60% फंड विल गिवन बाय द सेंटर, 40% फंड विल बी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, उसको लगाना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का फंड लगाना है, इट मींस 100 रुपए का अगर वो स्कीम है तो 60 रुपया सेंटर आपको दे देगा और 40 रुपया स्टेट को लगाना है। ये थिंग्स है, 40 रुपया आपको स्टेट को लगाना पड़ेगा, 60 रुपया सेंटर आपको दे देगा। ठीक है। बट अगर किसी स्टेट को, अब क्वेश्चन आता है कि भाई वाई नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है कि वाई नीतीश कुमार वेंट टू अपोजिशन, तो वो डिमांड करते हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, स्पेशल कैटेगरी का स्टेट हमको बनाओ। बिकॉज अभी उनको सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है उसमें 60:40 का पैसा लगाना है, मतलब 60% सेंटर से मिल रहा है, 40% पैसा उनको लगाना है। बट अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के तहत देखा जाएगा, तब क्या होगा, उनको 90% पैसा सेंटर देगा, 10% पैसा ही उनको लगाना पड़ेगा। इट मीन 30% पैसा उनको बच रहा है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें तो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है उसमें आपको 40% पैसा तो आपको लगाना है। अब अगर आपको स्पेशल स्टेटस मिल रहा है तो वो पैसा आपका बच रहा है, और वो पैसा अगर आपका बच रहा है तो आपका कितना परसेंट, 30% पैसा बच रहा है, और 30% जब पैसा बचेगा तो उस पैसा को आप अपने स्टेट के डेवलपमेंट में खर्चा करोगे, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, इस चीज में खर्चा करोगे। ये चीज है। तो सो दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ऑलवेज डिमांडिंग फॉर द स्पेशल स्टेटस। जैसे अभी तेलंगाना को हमने कुछ पैकेज देके स्पेशल स्टेटस दिया, अब ये स्पेशल स्टेटस की डिमांड का समझ में आया। लॉजिक क्या है, ये क्राइटेरिया है कि दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द स्पेशल स्टेटस, बट
एट द सेम टाइम अगर आपको स्पेशल स्टेटस मिलता है तो आपको जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम तो पूरी तरह उसमें 90:30 का रेशियो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में कि 90% पैसा ही आपको सेंटर दे देगा, 10% ही पैसा आपको लगाना पड़ेगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा, 30% पैसा आपको बचेगा और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए पैसा आप लगाएं ताकि आपका स्टेट जो है अपलिफ्ट हो। अब थोड़ा सा ये चीज अगर साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सर्टेन प्रोविजन फॉर द स्पेशल देयर सर्टेन स्पेशल आर्टिकल मेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो आपको सबसे ज्यादा याद होगा आर्टिकल 370 फॉर द स्पेशल स्टेटस फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को हटाया है। आर्टिकल 370 तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। हमने 370 हटाया नहीं है, हमने 370 के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को हटाया। 370 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट बोलने की भाषा में कह रहे हैं कि हमने 370 हटाया। 370 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो कनेक्टिंग लिंक है जम्मू एंड कश्मीर का और यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, बट उसके क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को हमने हटाया है। जैसे आर्टिकल 370 में हमने स्पेशल स्टेटस दिया है, स्पेशल प्रोविजन है विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात को हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है। जैसे महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एरिया है और गुजरात का आपका विदर्भ का जो एरिया है उसको हमने आर्टिकल 370 के तहत हमने स्पेशल दिया है। उसी तरह 371A में हमने नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिया है। 371B में हमने स्टेट ऑफ असम के लिए दिया है। आर्टिकल 371C हमने स्टेट ऑफ मणिपुर के लिए दिया है। आर्टिकल 371D हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए दिया है। आर्टिकल 371E स्टेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश उसके लिए दिया है। आर्टिकल 371F हमने स्टेट ऑफ सिक्किम के लिए दिया है। G स्टेट ऑफ मिजोरम के लिए दिया है। H स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए दिया है। I स्टेट ऑफ गुजरात गोवा के लिए दिया है और J स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कर्नाटका के लिए दिया है और 370 के तहत हमने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दिया है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बिकॉज ये क्यों मिला होगा, देयर इज एनी लॉजिक, क्यों मिला होगा ये स्पेशल 370 का स्पेशल प्रोविजन क्यों मिला होगा 370 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों मिला? बिकॉज उसका रीजन है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज ऑन द दो तरह का इंडिया था, एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट। अब ब्रिटिश इंडिया को डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर हो गया। जो वेस्टर्न पार्ट था जहां मुस्लिम मेजोरिटी था वो पाकिस्तान बन गया और जो ईस्टर्न जो हिंदू मेजोरिटी एरिया था वो हिंदुस्तान बन गया, इंडिया बन गया। बट प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया में कब ज्वाइन किया? हुक और क्रुक से ज्वाइन किया या उसको हमने लालच दिया? हमने उनको ये बताया कि हम आपके लिए, आपके स्टेट के लिए हम ये करेंगे, हम इस तरह का प्रोविजंस रखेंगे, हम आपके लिए आर्मी रखेंगे, आपके नाम से हम आर्मी रख देंगे, आपको हम पेंशन देंगे प्रीवी पर्स के तहत। और साथ ही साथ उन स्टेट वहां पर इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस था, आइदर ड्यू टू द ज्योग्राफिकल कंडीशन, आइदर ड्यू टू द इकोनॉमिकल कंडीशन, आइदर ड्यू टू द ट्राइबल कंडीशन, उसके लिए इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस था। और फिर हमने आर्टिकल 370 के तहत अलग अलग आर्टिकल के थ्रू हमने उसको स्पेशल प्रोविजन दिया फॉर द अपलिफ्टमेंट। अगर आप देखें तो जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया है वहां ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि वहां पे रेनफॉल कम हो रहा है मराठवाड़ा रीजन में, और साथ ही जैसे नांदेड़ एरिया है, इन एरिया में सेंट्रल जो महाराष्ट्र है वहां पे रेनफॉल कम हो रहा है, साथ ही साथ वहां का ज्योग्राफिकल फर्टाइल एरिया नहीं है, उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमने वहां पर 371 दिया। ऐसे तरह से हमने नागालैंड स्टेट हमारे साथ ज्वाइन हुआ, नागा अकॉर्ड साइन हुआ, तो हमने नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया। ऐसे करके असम स्टेट जो है उसको भी हमने स्पेशल स्टेटस दिया। फिर मणिपुर, वो सारे स्टेट असम से कार्व आउट करके या अलग अलग स्टेट जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ज्वाइन किया, तो हमने उसको स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है फॉर द ट्रीटमेंट। और शेड्यूल 6 जो है आपका, जो शेड्यूल 6 है, उस शेड्यूल 6 के तहत भी हमने स्पेशल प्रोविजंस मेंशन किया है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गया कि स्पेशल स्टेटस मिलने से क्या फायदा है, कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसमें आपको 90% पैसा सेंटर से मिल जाएगा, मोदी भाई दे देंगे, और 10% पैसा आपको जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा उसको लगाना पड़ेगा। ये फायदा है। क्या क्राइटेरिया, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा फंड का एलोकेशन को भी हम देख लेते हैं कि जो फंड का जो एलोकेशन होता है वो कैसे होता है। मतलब फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स के थ्रू पैसा आता है, डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं
उस पैसे का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के बीच में कैसे एलोकेट करता है, कैसे वो पैसा राज्यों को देता है। देयर इज टू टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ टैक्सेस, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल है, वन इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब दो तरह से पैसे का डिवीजन होता है। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट बॉडी इज कॉल्ड फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, उसको बोलते हैं वित्त आयोग। वो फाइनेंस कमीशन है जो फंड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। अब उसका एक फॉर्मूला है। फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 5 मेंबर बॉडी है, जो एक फॉर्मूला बनाता है कि इस फॉर्मूला के तहत हम फंड का ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। अगर आप इंडिया में अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज आया फॉर टैक्स, टैक्स से 100 रुपए आया, तो वो राज्यों को कितना पैसा देगा? और फिर राज्यों में भी ए बी सी डी ई एफ, फॉर एग्जाम्पल ये 5 राज्य है, इन राज्यों को कितना देगा, और इन राज्यों में ए राज्य को कितना देगा, बी राज्य को, सी डी ई और एफ इन राज्यों को कितना देगा, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल सेंटर को 100 रुपया टैक्स के थ्रू आया, तो उसमें से कितना पैसा जो है वो राज्यों को देगा। ठीक है, और फिर उन राज्यों में अलग अलग जो राज्य हैं उनको कितना पैसा देगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, मतलब आपका 36 हो चुके हैं। अब 36 में आपका यूपी भी है, आपका हरियाणा भी है और आपका बिहार भी है। इसमें से इन सारे स्टेट को, 36 स्टेट में केंद्र के पास जो 100 रुपए है, उसमें से कितना रुपया केंद्र जो है राज्यों को देगा, वो फॉर्मूला बताता है फाइनेंस कमीशन, आपको कितना पैसा देना है। और दूसरा चीज कि उन राज्यों में यूपी को कितना देना है, हरियाणा को कितना देना है, बिहार को कितना देना है, पंजाब को कितना देना है, चंडीगढ़ को कितना देना है, दिल्ली को कितना देना है वो। और फिर राज्य सरकार टैक्स के थ्रू अलग से पैसा कमा रहे हैं। राज्य सरकार जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो, वो भी टैक्स के थ्रू अलग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, बट केंद्र उनको कितना फंड एलोकेट करेगा, दैट इज द फाइनेंस कमीशन का मेन डिवीजन है। तो इसको अगर आप देखें तो फाइनेंस कमीशन जो है, दो फाइनेंस कमीशन का है, एक है आपका 14th फाइनेंस कमीशन, अनदर वन इज 15th फाइनेंस कमीशन। आप ये क्राइटेरिया है, जैसे क्राइटेरिया है वैसे 14th फाइनेंस कमीशन का ये क्राइटेरिया था, 15th फाइनेंस कमीशन का ये क्राइटेरिया है। फाइनेंस कमीशन इज जस्ट ए रिकमेंडरी बॉडी, जो रिकमेंड कर सकता है, बट केंद्र सरकार हो सके उसकी बात को माने, नहीं माने, बट मेजोरिटी टाइम उसकी बात को मानते हैं, दैट इज द एक्सपर्ट बॉडी है, उसकी बात को मानते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम था वो 2015 से लेकर के 2020 तक था, कि हर साल केंद्र जो है वो राज्यों को कितना पैसा देगा। तो इसमें इनकम डिस्टेंस, अब पैसे का वेटेज उसने कर दिया। 14th फाइनेंस कमीशन में बोला था कि आपको केंद्र जो है वो राज्य को 42% पैसा जो है, 42% पैसा अपने सेंट्रल डिविजिबल टैक्स में से एलोकेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल केंद्र को 100 रुपया आया तो 42 रुपया राज्यों को दे देगा। अब 42 रुपया में किस राज्य को कितना मिलेगा, दैट इज द दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से पता चलेगा किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। अब 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, उसने बोला कि नहीं 41% पैसा हम आपको ट्रांसफर करना है। अब क्वेश्चन है कि भाई पिछले 14th फाइनेंस कमीशन ने 42 दिया, 15th ने 41 क्यों दिया? मैं थोड़ा सा पहले के चले जाता हूं। 13th फाइनेंस कमीशन तो आपका इससे भी 42 से भी कम देता था, आई थिंक 36% फंड ही ट्रांसफर करता था। ये 41 इसलिए दिया बिकॉज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना था और उसके रिजुनेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बोला 1% फंड जो है स्पेशल आप जम्मू कश्मीर के लिए ट्रांसफर करो, तो 41% पैसा दे रहा है। अब 41% में देयर इज वेटेज। अब वो वेटेज है, इस वेटेज के हिसाब से इस राज्य को आप इतना दोगे। हो सकता है हरियाणा से ज्यादा टैक्स आ रहा हो, बट हरियाणा को उतना पैसा ना मिले, बट एट द सेम टाइम बिहार से कम टैक्स आए, बट बिहार इज गेटिंग मोर फंड फ्रॉम द सेंटर। अब उसका एक फॉर्मूला है। 15th फाइनेंस कमीशन ने एक इनकम डिस्टेंस को 50% रखा कि 15 हम वेटेज जो है इनकम डिस्टेंस को, कि उस राज्य से कितना इनकम आ रहा है उसको 50% वेटेज देते हैं। 15th ने बोला कि इसको हम 45% रखते हैं। पॉपुलेशन को जो है 14th फाइनेंस कमीशन ने पॉपुलेशन का क्राइटेरिया 1971 को सेंसस को क्राइटेरिया में रखा, जिसको उसने 17.5% रखा। 15th फाइनेंस कमीशन ने 1971 के सेंसस को रिपोर्ट को खत्म किया, बोला नहीं इसको हम नहीं रखते हैं। और 14th फाइनेंस कमीशन ने आपके 2011 को सेंसस को कंसीडर किया, जिसमें 10% फंड दिया। और 15th फाइनेंस कमीशन ने आपका 2011 के सेंसस के हिसाब से 15% फंड को एलोकेट किया। एरिया में
फाइनेंस कमीशन ने 15% दिया, इसने भी 15th ने भी 15% रखा। फॉरेस्ट कवर कि फॉर एग्जांपल उस स्टेट में कितना फॉरेस्ट है, 14th ने 7.5% वेटेज रखा, आपका 15th ने इसको खत्म ही कर दिया कि नहीं, फॉरेस्ट कवर को हम नहीं देखते। आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में 14th फाइनेंस कमीशन ने कोई वेटेज नहीं दिया, इन्होंने 15th ने 10% वेटेज दिया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब कितने युवा जो है वो काम, मतलब दे आर इन द वर्किंग सेक्टर, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तरफ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में है या नहीं। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब वहां के जो यंग्स, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका क्या क्या वो जॉब उनको मिला है, दे आर वर्किंग, मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द नेशन बिल्डिंग और नॉट। इसको 14th ने कोई कंसीडर नहीं किया, 15th ने 12.5% इसको रखा। और टैक्स एफर्ट में 15th ने 2.5% इसको कंसीडर किया, 14th ने किया। ऐसे करके 100% फॉर्मूला मिला। अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिला, सबसे ज्यादा वेटेज मिला आपको इनकम को, कि किस राज्य से कितना इनकम आ रहा है। बट एट द सेम टाइम आपने देखो पॉपुलेशन इज वन ऑफ द पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है लगातार पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उस स्टेट में, बट साउदर्न स्टेट में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है। पॉपुलेशन का एक ट्रांजिशन फेज आ चुका है और वो पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग पे काफी कोशिश कर रहे हैं और दे आर इंप्लीमेंटिंग थ्रू द लॉज और थ्रू द अंडरस्टैंडिंग्स। बट नॉर्दर्न स्टेट में ये कॉन्सेप्ट नहीं आ पाया। इसके कारण उन्होंने, अगर किसी स्टेट ने ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पॉलिसीज नहीं बनाई है, मतलब उसको लोगों को इंपावर नहीं किया है, तो फिर उसको उन्होंने पिनलाइज किया और इस हिसाब से दैट इज द फॉर्मूला। और उस फॉर्मूला के हिसाब से जो केंद्र जो है वो राज्यों को फंड ट्रांसफर करेगा और इसके हिसाब से वो क्राइटेरिया फिट बैठेगा, एक फॉर्मूला फिट बैठेगा और उसमें जितने भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उन सबको एक, ये 14th फाइनेंस कमीशन का है, ये 15th फाइनेंस कमीशन का ये रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला के तहत उनको पैसा मिलेगा। तो ये चीज है। और इसके तहत जितना टैक्स आ रहा है, मैंने क्या बताया, 100% 100 रुपीज टैक्स के थ्रू आ रहा है, तो 41 रुपीज तो राज्यों को दे रहा है और राज्यों में से ए बी सी डी ई एफ किस किस राज्य को कितना कितना पैसा देना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। अब क्या यहां पे आ रहा है कि जिस फॉर एग्जाम्पल इस राज्य को 40 रुपया में से मैं कंसिडर करता हूं, इनको 9 रुपया मिला, इसको 11 मिला, इसको 2 मिला, इसको 6 मिला, वट एवर द पैसा मिला। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 11 वाला राज्य जो है वो बहुत गरीब है और उस राज्य को स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो क्या होगा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 60:40 रुपया खर्च करना है, इतना परसेंट का फॉर्मूला है। अब वहां पर क्या होगा कि 90 रुपया सेंटर ही दे देगा, 10% खर्च करना पड़ेगा, इट मीन 30% पैसा बचेगा और उसको अपने डेवलपमेंट के लिए वो उसके डेवलपमेंट के लिए, रिजुवनेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए वो खर्चा करेगा। तो दैट इज द थिंग। तो ये एक क्वेश्चन था जो काफी थोड़ा करंट से रिलेटेड भी था और हमने क्लास में हमारे टॉपिक्स भी हैं और न्यूज़पेपर में काफी आर्टिकल्स हिंदूज में आते रहते हैं, हमने उसको देख करके क्वेश्चन बनाए थे और ये बच्चों के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन टिल दिस टाइम।